हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हिरेन गोहिल आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोहिल सर में। दोस्तों आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो वेरियस टाइम्स रिलेटेड टू प्रोसेस और दूसरी चीज क्या दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। नॉर्मली जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम की तैयारी करते हैं ना दोस्तों, तो आपको वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस और सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि सवाल क्या आते हैं, एसजेएफ का फुल फॉर्म क्या है, एफसीएफएस का फुल फॉर्म क्या है, प्रिमिटिव अप्रोच क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव अप्रोच क्या होती है दोस्तों। तो आपको सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो बोलते हैं दोस्तों, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव अप्रोच पे बेस्ड जो होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या है, तो दोस्तों आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। पर वहां पे क्या होता है, आप रटने लग जाते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है। जैसे कई बार कहा जाता है कि राउंड रॉबिन का प्रयोग करते हैं एवरेज रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए, किसी प्रोसेस को ज्यादा वेट ना करना पड़े तो हम इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं। जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम कम होगा तो हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप क्या करते हो, उस समय रटने लग जाते हो। मैं क्या चाहता हूं दोस्तों कि जब मैं आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ाऊं तब आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो कि बर्स्ट टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो उसके पहले हम पढ़ लेते हैं अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम। कि कोई प्रोसेस सिस्टम में जब एंटर होती है दोस्तों, तो उसके एंटर होने से, उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद जब सिस्टम से एग्जिट होती है, तो उसके एंटर होने से उसके एग्जिट होने तक अलग अलग टाइम आते हैं दोस्तों। वो अलग अलग टाइम आपके सामने लिखे हुए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अब जैसे हमारे पास अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है, अभी हमने बोला था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो इस तरह के अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है दोस्तों हमारे पास। अब हमको अगर 5-6 चीजें, तो उसमें से एक बेस्ट चीज सिलेक्ट करने का कुछ माइंड सेटअप तो होता है हमारे पास, कुछ पैरामीटर तो होते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया वही पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, ये हमको बताते हैं कि कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड दूसरी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड से सुपीरियर है, या किसी अच्छी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड को हमको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करना चाहिए, क्या क्या काम करके देना चाहिए, जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सके कि कौन सी मेथड अच्छी है हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, या कौन सी मेथड बुरी है। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज क्या कहलाती है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो आज हम ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसमें पहली चीज हम चालू करते हैं वेरियस टाइम्स रिलेटेड टू प्रोसेस। अब दोस्तों आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं प्रोसेसर मानू अपने आप को कि प्रोसेस मानू? मैं अपने आप को क्या मान लेता हूं दोस्तों, प्रोसेसर। और आप लोग अपने आप को क्या मानिए, प्रोसेस। अब जैसे आपको पढ़ना था, तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर का सिलेबस मान लीजिए 30 आवर्स का है। अब 30 घंटे तक अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा ना। ठीक है, पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका सिलेबस एग्जीक्यूशन में कि एग्जीक्यूटेड है? अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो आपका ये वीडियो जो है ये एग्जीक्यूशन में कि एग्जीक्यूटेड है? एग्जीक्यूशन में है। फिर अभी ये वीडियो देखने के बाद आप कोई नेक्स्ट वीडियो लगाएंगे या एक दूसरा गाना सुनेंगे, तो वो जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, और ये वाला वीडियो क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों अभी आप एक गाना सुन रहे हैं, कौन सा, चल सैया सैया वाला गाना। तो अभी जैसे आप ये गाना सुन रहे, तो एग्जीक्यूशन में, फिर ये ट्रैक बदल के आपने दूसरा ट्रैक लगाया, कौन सा, चल सैया सैया रिमिक्स। तो वो रिमिक्स वाला क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, और जो पुराना गाना था वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड। तो बिल्कुल वैसी बात है दोस्तों, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका सिलेबस अभी एग्जीक्यूशन में कि एग्जीक्यूटेड है? एग्जीक्यूशन में, रनिंग में है। ठीक है, तो सीपीयू द्वारा आपको कुछ टाइम चाहिए, तो वही टाइम क्या कहलाता है दोस्तों, बर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे हम अलग अलग टाइम को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, और मान लीजिए आपका सिलेबस पूरा मैंने पढ़ा दिया, आपको 30 घंटे का टाइम चाहिए था, 30 घंटे पढ़ा दिया, फिर भी आप इधर आओगे क्या, नहीं ना, तब तो सिलेबस पूरा हो गया, तब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटेड हो गए, एग्जीक्यूटेड हो गए। ठीक है, तो कोई प्रोसेस अभी सीपीयू पे रन हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूशन कहलाएगा कि एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन। और कोई प्रोसेस पूरी तरह से रन हो चुकी हो, सीपीयू का जितना उसको टाइम चाहिए था वो उसको दे चुकी, तो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूटेड। असलियत में तो क्या होता है दोस्तों, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेसर के टाइम के साथ साथ कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी यूज करना पड़ता है दोस्तों। आईओ ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कोई प्रोसेस को आउटपुट प्रिंट कराना है प्रिंटर पे, तो प्रिंटर पे प्रिंट होने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिएगा, या कोई प्रोसेस का आउटपुट डिस्प्ले पे हमको चाहिए, तो डिस्प्ले पे वो आउटपुट दिखाने के लिए कुछ टाइम चाहिएगा दोस्तों। पर हम जब पढ़ाई करते हैं ना दोस्तों, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, तब हम सीपीयू टाइम को ही कंसीडर करते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस के टाइम को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली निग्लेक्ट। हम क्या मान के चलते हैं, किसी प्रोसेस को पूरा होना है तो उस प्रोसेस को बस किस पे टाइम चाहिए, एग्जीक्यूशन का, सीपीयू पे। उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ सीपीयू का टाइम चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं आपको, मान लीजिए हम लोग एक हॉल में बैठ के पढ़ रहे होते, तो मान लीजिए कोचिंग का टाइम होता है 11 से 12 का सुबह, तो 11 से 12 का आपका टाइम है,
तो 11 से 12 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे आने तक का आपको कुछ टाइम लगा और यहाँ से जाने में आपको कुछ टाइम लगेगा अपने घर से। तो अपने घर से यहाँ तक आने में आपको जो टाइम लगा है वो आप इनपुट टाइम मान लो, यहाँ से जाने का आपको जो टाइम लगा वो आउटपुट टाइम मान लो। अब आप हो सकता है कि चाय की घुमटी पे खड़े हो जाए, घूमते फिरते घर जाए, जूस पीते हुए घर जाए। तो ये अलग अलग टाइम, इनपुट आउटपुट टाइम को हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम क्या मान रहे हैं कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ किसका टाइम चाहिए दोस्तों? सीपीयू का टाइम चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम जब थ्योरी में पढ़ेंगे तो इनपुट आउटपुट के टाइम को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है? अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम मतलब क्या? जैसे 11 से 12 कोचिंग का टाइम था, आप अपने घर से एकदम तैयार होकर आ गए, 11 बजे पढ़ने के लिए आ गए। अच्छा, कोई बच्चा 11 बजे आया, कोई 11 बजने में 5 मिनट पहले आ गया होगा, 10:55 पे, कोई मान लीजिए 10:50 पे आ गया, कोई 11:02 पे आया। तो ऐसा तो नहीं कि सब बच्चे एक साथ आ गए, कोई आगे पीछे आए। पर जब भी जो बच्चा क्लास में एंटर हुआ है, मतलब वो पढ़ने के लिए रेडी था कि नहीं था? रेडी था ना। मतलब वैसे ही हम यहाँ पे समझते हैं कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस सिस्टम में जब एंटर होती है वो क्या कहलाता है? उस प्रोसेस का अराइवल टाइम। कोई भी प्रोसेस सिस्टम में एंटर होती है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? अराइवल टाइम। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस आई और उसने हाथ उठा के बोल दिया कि मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सीपीयू अलोकेट कर दो। तो सीपीयू मिलेगा तभी उस प्रोसेस का काम होगा दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाती है, वो रेडी स्टेट में आ जाती है, वो क्या कहलाता है? उस प्रोसेस का अराइवल टाइम। या कोई भी प्रोसेस जब सिस्टम में एंटर होती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उस प्रोसेस का अराइवल टाइम। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। अब बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना दोस्तों, ये आपको किस नाम से मिलेगा? कई जगह रनिंग टाइम या सीपीयू टाइम के नाम से मिल सकता है, पर ये चीजें एक ही दोस्तों। किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सीपीयू का जितना टाइम चाहिए दोस्तों वो क्या कहलाता है? बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे मान लीजिए अभी आपका सिलेबस 30 घंटे का होता और मैं आपको पढ़ा रहा होता, तो अभी आप एग्जीक्यूशन में हो ना। पूरे 30 घंटे अगर मैंने आपको दे दिए, आपने 30 घंटे पढ़ लिया मुझसे, तो आप वापस से पढ़ोगे क्या दोस्तों? नहीं ना, आपका तो एग्जीक्यूशन पूरा हो गया ना। बिल्कुल वही बात है दोस्तों। आपको किसका टाइम चाहिए? फैकल्टी का टाइम चाहिए। फैकल्टी अगर उतने समय तक आपको मिल जाएगा तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसका टाइम चाहिए दोस्तों? सीपीयू का। आइडियली हम देखें ना तो सीपीयू के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी टाइम चाहिए होता है दोस्तों। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पे भी कुछ टाइम लगता है किसी प्रोसेस को, पर उसको हम निग्लेक्ट करते थे जब हम थ्योरी पढ़ते हैं। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, हम सिर्फ किसके टाइम को कंसीडर करते हैं? किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसका टाइम चाहिए दोस्तों? सीपीयू का टाइम। तो किसी प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए सीपीयू द्वारा जो टाइम चाहिए होता है दोस्तों, वो उस प्रोसेस का क्या कहलाता है दोस्तों? बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। और कई जगह ये आपको रनिंग टाइम या सीपीयू टाइम के नाम से भी मिल जाता है दोस्तों। अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों? कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब क्या दोस्तों? कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूरा करके जब सिस्टम से पूरी तरह बाहर चली जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? एग्जिट टाइम या कंप्लीशन टाइम। इसे टर्मिनेटिंग टाइम भी कहा जाता है दोस्तों। कई जगह पे आपको टर्मिनेटिंग टाइम के नाम से मिल जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे 11 से 12 की बैच है, 12 बजे मैंने बोला कि आपकी ये आज हमको इतना ही पढ़ना था, अब आप घर जा सकते हैं। अब आप ये क्लासरूम से बाहर चले गए, तो वो आपका क्या हुआ? अराइवल टाइम हुआ कि एग्जिट टाइम हुआ? एग्जिट टाइम। तो कोई भी प्रोसेस जब सिस्टम से बाहर जाती है दोस्तों, वो उस प्रोसेस का क्या हो जाएगा? एग्जिट टाइम। कोई प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट होकर जब सिस्टम से बाहर जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसका एग्जिट टाइम या कंप्लीशन टाइम। फोर्थ चीज क्या है दोस्तों? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग को डिसाइड करने में कि कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड हमारे सिस्टम के लिए अच्छी है बुरी है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपकी कोचिंग का टाइम क्या था? 11 से 12 का। 11 से 12 आपको पढ़ना था। अब 11 बजे आप लोग तो आगे सब स्टूडेंट रेडी हो गए थे 11 बजे, ठीक है, रेडी स्टेट में थे एकदम, बस आपको टीचर मिल जाए और आप पढ़ ले। पर मान लीजिए मैं 11:05 पे आया तो आपको वेट करना पड़ेगा ना दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि पहली बार ही वेट करना पड़ा। अब मान लीजिए मैंने 11:05 पे आया और 5-10 मिनट आपको पढ़ाया, फिर ऑफिस से कोई आया, उसने बोला कि सर आपका फोन आया है, 2 मिनट आप आ जाइए, या कोई मिलना है 2 मिनट आप आ जाइए। अब मैं मान लीजिए बाहर चला गया, 5-10 मिनट तक वहां पे ऑफिस में ही था। अब आपके पास आने में मुझको टाइम लग गया 5-10 मिनट का, तो वापस आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़ गया। अब मान लीजिए मैंने आपको 1-2 सवाल दिए और वापस आपको बोला कि आप लोग ये सवाल करो, मैं आता हूँ। फिर कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चे वेट करते रह गए मेरे लिए। तो आप तो रेडी स्टेट में थे, आप तो कोचिंग के अंदर ही बैठे थे, पढ़ने के लिए बैठे थे, पर फैकल्टी बार बार आपको आधे में पढ़ाकर छोड़कर जा रहा है दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ गया? वेट करना पड़ गया प्रोसेसर के लिए या फैकल्टी के लिए। तो बिल्कुल वही होता है दोस्तों कंप्यूटर में। कोई भी प्रोसेस अपना एजुकेशन कब कर पाती? जब उसे क्या मिल जाए दोस्तों? सीपीयू। पर सीपीयू के लिए उसे रेडी स्टेट में कई बार क्या करना पड़ता है दोस्तों? वेट करना पड़ जाता है। तो टोटल टाइम वो जो वेट करती है रेडी स्टेट में कोई भी प्रोसेस सीपीयू के लिए, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वेटिंग टाइम।
वेटिंग टाइम को काउंट करने का एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए गेट की तैयारी कर रहे हैं, बीसीए एमसीए पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर का कोई टेक्निकल कोर्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तब आपको इनके न्यूमेरिकल आते हैं कि वेटिंग टाइम काउंट करिए, रिस्पॉन्स टाइम काउंट करिए। ठीक है दोस्तों, अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड का यूज करके हम लोग वेटिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों, या टर्न अराउंड टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं। पर याद रखिएगा दोस्तों, जो किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम होता है ना, एग्जीक्यूशन टाइम, किसी भी प्रोसेस को इतना कंप्लीट होने के लिए सीपीयू का जो टाइम चाहिए वो टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। किसी प्रोसेस को सीपीयू का जो टाइम चाहिए ना दोस्तों, वो क्या कहलाता है, एग्जीक्यूशन टाइम, वो फिक्स रहता है। आप जब अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हो ना दोस्तों, तो आप सिर्फ क्या कोशिश कर सकते हो कि हम वेटिंग टाइम या रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करने की कोशिश करो, टर्न अराउंड टाइम को भी दोस्तों। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला भी है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पर वो टेक्निकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आगे बता दूंगा मैं आपको वेटिंग टाइम क्या होता है, फॉर्मूला उसका। अब पांचवी चीज क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्स टाइम। नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि किसी प्रोसेस को रिस्पॉन्स कब मिला हो। अब रिस्पॉन्स किसका चाहिए, सीपीयू का, क्योंकि सारे काम वही करता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। कोई भी प्रोसेस आपने सिस्टम में सबमिट किया एग्जीक्यूशन के लिए दोस्तों, तो वो रेडी स्टेट में चली गई, ठीक है, उसको वेट करना पड़ेगा किसका, सीपीयू का। अब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में वेट कर रही है, वो सिस्टम में अराइव हुई थी तब से। अब जब उसको सीपीयू पहली बार मिलेगा ना दोस्तों, जब पहली बार सिस्टम ने उसको रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ पे याद रखना दोस्तों, बहुत फर्क है वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम में। बट जरूर याद रखना कि कोई प्रोसेस सिस्टम में अराइव हुई, सबमिट हुई, उस समय से लेके सीपीयू पहली बार मिलने तक का जो समय अंतराल होता है दोस्तों, वो टाइम ड्यूरेशन क्या कहलाता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम। और वेटिंग टाइम में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए सीपीयू राउंड रॉबिन आर्किटेक्चर पे अगर काम कर रहा है, तो उसने कुछ पर्टिकुलर टाइम तक प्रोसेस को रन किया, फिर वापस रेडी स्टेट में वेट करवाया, फिर वापस उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया कुछ टाइम क्वांटम के लिए, फिर वापस वेट करवाया। तो हो सकता है किसी प्रोसेस को रेडी स्टेट में 3-4 बार वेट करना पड़ गया सीपीयू के लिए, अपने पूरे एग्जीक्यूशन के लिए। तो उस 4-5 अलग अलग टाइम को जोड़ेंगे ना, तब क्या बनेगा, आपका वेटिंग टाइम। पर यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम में क्या होता है, टाइम एट विच प्रोसेस गेट सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। क्या दोस्तों, अ टाइम एट विच प्रोसेस गेट सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, ये होता है दोस्तों। कोई प्रोसेस को सिस्टम में पहली बार सीपीयू कब मिला है, माइनस वो प्रोसेस जब सिस्टम में सबमिट की गई थी तब। मान लीजिए कि प्रोसेस का अराइवल टाइम था दोस्तों 2 यूनिट ऑफ टाइम, आप सेकेंड भी बोल सकते हो, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, मैं यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ टाइम बोल रहा हूँ। कोई प्रोसेस सिस्टम में एडमिट हुई थी 2 यूनिट ऑफ टाइम पे, वो प्रोसेस को सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला था दोस्तों, एग्जीक्यूशन के लिए, मान लीजिए 15 यूनिट ऑफ टाइम पे। तो उस प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा दोस्तों, आरटी से डिनोट करता हूं मैं इसको, रिस्पॉन्स टाइम। तो वो क्या होगा, 15 यूनिट माइनस 2 यूनिट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आएगा 13 यूनिट ऑफ टाइम। मान लीजिए आप ऐसा बोल सकते हैं, कोई प्रोसेस 2 सेकेंड पे सबमिट हुई थी सिस्टम पे, और उसको सीपीयू का रिस्पॉन्स कब मिला, पहली बार सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए कब मिला, 15 सेकेंड पे। तो उसको रिस्पॉन्स कब मिला दोस्तों, 15 माइनस 2, तो 13 यूनिट ऑफ टाइम है 13 सेकेंड पे। ये कौन सा टाइम है दोस्तों, जब सीपीयू का पहली बार रिस्पॉन्स मिला है किसी प्रोसेस को, तब पहली बार सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए पहली बार कब मिला, वो समय ही, माइनस अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, तब हमको क्या मिलता है दोस्तों, रिस्पॉन्स टाइम। तो याद रखना, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम में कंफ्यूज मत होना। वेटिंग टाइम मतलब क्या कि रेडी स्टेट में टोटल कितनी देर तक किसी प्रोसेस ने वेट किया है सीपीयू के लिए, और रिस्पॉन्स टाइम में क्या होता है दोस्तों कि सीपीयू पहली बार जब किसी प्रोसेस को मिला, वो समय, प्रोसेस सबमिट होने के बाद सीपीयू के द्वारा पहली बार उसको रिस्पॉन्स कब मिला है, वो समय क्या कहलाएगा दोस्तों, रिस्पॉन्स टाइम। और रेडी स्टेट में सीपीयू के लिए टोटल कितनी बार वेट करा हो सकता है, 3-4 बार वेट करा अलग अलग टाइम के लिए, तो वो क्या होगा दोस्तों, वेटिंग टाइम। अब छठी चीज क्या है दोस्तों, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है दोस्तों, कोई प्रोसेस सिस्टम में कितनी देर तक रही, कोई प्रोसेस सिस्टम में जितनी देर तक रहती ना दोस्तों, वो उस प्रोसेस का क्या कहलाता है दोस्तों, टर्न अराउंड टाइम। सिंपली तो ये कि किसी प्रोसेस ने सिस्टम में कितना समय बिताया, वो उस प्रोसेस का क्या कहलाता है दोस्तों, टर्न अराउंड टाइम। अब कितना समय बीता है, इसका मतलब क्या दोस्तों, कोई प्रोसेस आपने सबमिट की सिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब वो उस प्रोसेस का अराइवल टाइम हुआ, एग्जिट टाइम, अराइवल टाइम। फिर वो रेडी स्टेट में गई होगी, उसने सीपीयू के एलोकेशन के लिए वेट किया होगा रेडी स्टेट में, फिर उसको सीपीयू मिला होगा दोस्तों, तो सीपीयू पे वो एग्जीक्यूट हुई होगी, एग्जीक्यूशन टाइम मिला होगा, बर्स्ट टाइम मिला होगा। फिर उसने कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके सिस्टम के बाहर आ गई होगी, कंप्लीट होकर एग्जिट हो गई होगी। तो जब वो एग्जिट हुई है दोस्तों, और जब वो अराइव हुई थी, तो एग्जिट हुई और अराइव हुई, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, कि वो जब आपने सिस्टम में सबमिट की थी, वहां से लेके उसको सिस्टम के बाहर आने तक का जो समय लगा है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि किसी प्रोसेस ने सिस्टम में जितना समय बिताया,
तो इसको कई बार हम TAT से डिनोट करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे काउंट होगा दोस्तों, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस आप मैंने जो सबमिट की थी 15 यूनिट ऑफ टाइम पे एग्जिट हुई, और वो सबमिट की थी आपने कब, या अराइवल हुआ था उसका कब, 20 यूनिट ऑफ टाइम पे। तो कोई प्रोसेस एग्जिट हुई 50 यूनिट ऑफ टाइम पे, वो सबमिट हुई थी 20 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो सिस्टम में टोटल कितनी देर तक रही बताओ, इनका डिफरेंस कितना, 30 यूनिट ऑफ टाइम तक, 30 यूनिट ऑफ टाइम तक वो सिस्टम में अवेलेबल थी। सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस जितनी देर रहती है ना दोस्तों, वो उसका क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, टर्न अराउंड टाइम को हम यूं भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस अगर सिस्टम में होगी तो या तो फिर उसने वेट किया होगा रेडी स्टेट में सीपीयू के लिए, या तो फिर वो कहां गई होगी, सीपीयू पे गई होगी। यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को तो हम निग्लेक्ट करते थे दोस्तों, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, बर्स्ट टाइम, मतलब जो एग्जीक्यूशन टाइम है कोई प्रोसेस ने सीपीयू पे जो टाइम बिताया अपने कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम को WT भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला हम ये बता सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेटिंग टाइम, ठीक है दोस्तों। वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम के लिए आपको इंपोर्टेंट नहीं है फॉर्मूले याद करना, पर मैंने फिर भी बता दिए कि इनकेस आपको अगर समझना हो तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। सेफ साइड लेते हुए मैंने बता दिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम क्या होता है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, किसी प्रोसेस को जब सिस्टम में सबमिट किया जाता है वो क्या कहलाता है, उसका अराइवल टाइम। कोई प्रोसेस जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके पूरी तरह सिस्टम के बाहर आ जाती है वो एग्जिट टाइम या कंप्लीशन टाइम, वेरी गुड। कोई प्रोसेस सिस्टम में जितनी देर रही है वो टर्न अराउंड टाइम। किसी प्रोसेस को टोटल जितने समय तक सीपीयू का वेट करना पड़ा वो वेटिंग टाइम। और प्रोसेस सबमिट होने के बाद से सीपीयू के द्वारा जब पहली बार उसको रिस्पॉन्स मिला वो रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया आपको ये सब, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में। सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो है ना दोस्तों, ये हमको बताता है कि हमारे पास डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, अलग अलग मेथड होती है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है उसको अलग अलग प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए हम देते हैं, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव अप्रोचेस पे आधारित अलग अलग मेथड्स है हमारे पास दोस्तों, एल्गोरिथम है सीपीयू शेड्यूलिंग के। अब हम एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को चुनना चाहते हैं किसी अन्य सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर, तो हमारे पास डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तो है दोस्तों, पर हमको ये जज करना पड़ेगा कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को सुधारेगी या कौन से हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को बिगाड़ेगी। तो कुछ पैरामीटर होना चाहिए दोस्तों जिससे हम जज कर पाए कि कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड हमारे लिए यूजफुल है, फ्रूटफुल है, हमारे आउटपुट को सुधार रही है, या कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड हमारे प्रोसेस के वेटिंग टाइम को बढ़ा रही है, ज्यादा वेट करवा रही है, रिस्पॉन्स टाइम को बिगाड़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीजें क्या कहलाती है दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। इसके थ्रू हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या बोलता है दोस्तों, कि हमारी जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की, उसको कुछ चीजों को मैक्सिमाइज करना चाहिए, कुछ चीजों को, कुछ क्राइटेरिया को क्या करना चाहिए दोस्तों, मिनिमाइज करना चाहिए। सबसे पहला क्या क्राइटेरिया है दोस्तों, के हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को मैक्सिमाइज करना चाहिए सीपीयू यूटिलाइजेशन को। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइज, मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों उतना अच्छा। अभी ऊपर का तीर मतलब क्या, कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो पाए। अब जैसे दोस्तों मैंने क्या कहा था, अब स्टार्टिंग में हम प्रोसेसर हैं कि प्रोसेस है, टीचर्स प्रोसेसर, और आप स्टूडेंट क्या हो, प्रोसेस हो। तो अभी मान लीजिए मैं अभी घर पे बैठा रहूं, लेक्चर ना डालूं, तो आप मेरा यूटिलाइजेशन कर पाओगे या दोस्तों, नहीं ना, टाइम वेस्ट होगा। आप क्या चाहते हो, एरेंस से ज्यादा लेक्चर डालेंगे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लासेस में फैकल्टी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए आपको। तो वही चीज यहाँ पे दोस्तों, कि कोई भी सिस्टम में सीपीयू कम से कम क्या रहे, फ्री रहे, आइडल मोड में ना रहे। सीपीयू हमेशा किसी ना किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में बिजी रहे, वही चीज क्या कहलाती है दोस्तों, सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का सिंपली मतलब क्या है, कि सीपीयू हमेशा किसी ना किसी प्रोसेस के साथ बिजी रहे उतना अच्छा। अगर वो आइडल मोड में रहेगा, फ्री रहेगा, तो फिर हम सिस्टम के परफॉर्मेंस को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नॉर्मली इसको किस में मेजर किया जाता है, परसेंटेज में। 0% से 100% रहता है ये। 0% मतलब सिस्टम का कुछ यूज ही नहीं हुआ, सीपीयू फ्री रहा, उसने कुछ काम ही नहीं करा।
100% तो एक आइडियल केस हो गया दोस्तों कि सीपीयू हमेशा किसी ना किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में स्विचिंग में भी टाइम वेस्ट नहीं किया उसने, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस के दरमियान जो होती है हमेशा वो बिजी था। आइडियली 100% वाला केस तो हो नहीं पाता दोस्तों। जैसे कि आपके पास एक एक्टिवा है, अब एक्टिवा में मान लीजिए 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड है, आपने हाईवे पे पूरी रेस खोल दी, पूरा एक्सेलेरेटर दे दिया, अब क्या वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल जाती एक्टिवा? नहीं ना दोस्तों, 90-95 इतने पे जाके वो दम तोड़ देता है, उससे ज्यादा की स्पीड में नहीं चला पाते आप फिर, है ना। प्रैक्टिकल केस में तो उसके आसपास जाके उसकी स्पीड रुक जाती दोस्तों 90-95 के आसपास जाके। तो आप 100% इफिशिएंसी पे चला पाए क्या उसको, 100% स्पीड पे चला पाए क्या? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे दोस्तों कि आपका सीपीयू अगर 100% यूटिलाइजेशन में आ जाएगा तो वो तो आइडियल केस हो जाएगा। प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं ना दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमको सीपीयू यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं 40% टू 90%। अगर लाइटली लोडेड है तो 40% के आसपास का सीपीयू यूटिलाइजेशन देता है, और बहुत हेवीली लोडेड करते हैं ना दोस्तों किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो हमको कितने परसेंट का यूटिलाइजेशन देता है दोस्तों? 90% के आसपास का। तो प्रैक्टिकल केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन कहां से कहां तक होता है दोस्तों? 40% से लेके 90% तक होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगली चीज क्या है दोस्तों? थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब क्या दोस्तों? इसे हम यूं भी बोल सकते हैं कंप्यूटर के जो सीपीयू है दोस्तों, उसकी इफिशिएंसी मापने का तरीका, या वर्क डन बाय प्रोसेसर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। ये इफिशिएंसी है दोस्तों हमारे कंप्यूटर की सीपीयू की। इसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि थ्रूपुट मतलब क्या? वर्क डन बाय प्रोसेसर इन पर यूनिट टाइम। हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है दोस्तों, वो किसी निश्चित समय में जितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देता है ना दोस्तों, वो क्या कहलाता है? थ्रूपुट। तो हम क्या चाहते हैं दोस्तों, हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे। तो हम क्या चाहते हैं कि थ्रूपुट भी कंप्यूटर का ज्यादा हो कि कम हो, परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ज्यादा हो कि किसी पर्टिकुलर निश्चित टाइम इंटरवल में, वो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर उस फिक्स यूनिट ऑफ टाइम में जितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? थ्रूपुट। और ये प्रोसेस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है दोस्तों। तो याद रखिएगा, एक निश्चित समय में प्रोसेसर जितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, वो उस कंप्यूटर का क्या कहलाता है दोस्तों? थ्रूपुट। और ये जितना ज्यादा उतना अच्छा है हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, एक तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा करे हमारे शेड्यूलिंग मेथड, और दूसरी चीज क्या? थ्रूपुट को बढ़ाए, इफिशिएंसी को बढ़ाए। अब मिनिमाइज करना चाहिए हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे सीपीयू कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लेगा। तो एल्गोरिथम कुछ चीजों को मिनिमाइज करे दोस्तों, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करे। वेटिंग टाइम मतलब क्या? प्रोसेस को रेडी क्यू में ज्यादा वेट करना पड़े कि कम से कम वेट करना पड़े, ठीक है। जितनी भी बार मान लीजिए सीपीयू ने प्रोसेस को वेट कराया है रेडी क्यू में, वो टोटल वेटिंग टाइम क्या हो दोस्तों? कम हो। इसे कई जगह आपको एवरेज वेटिंग टाइम भी मिलेगा। तो ओवरऑल वेटिंग टाइम क्या हो दोस्तों? कम हो। किसी प्रोसेस को रेडी क्यू में सीपीयू के लिए कम से कम वेट करना पड़े, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, कोई प्रोसेस को सीपीयू जब पहली बार रिस्पॉन्स करता है दोस्तों, रेडी क्यू में प्रोसेस आई, उसके बाद जब सीपीयू ने पहली बार उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उठाया, वो क्या कहलाता है दोस्तों? रिस्पॉन्स टाइम। हमने देखा था इसमें क्या है कि 2-3 बार हो सकता है प्रोसेस को वेट करना पड़ गया सीपीयू के लिए, पर ये क्या, जब प्रोसेस सबमिट हुई उसके बाद उसको सीपीयू जब पहली बार मिला है, उस समय तक के अंतर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए दोस्तों? ये भी कम होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, सीपीयू किसी प्रोसेस को जल्द से जल्द मिले कि बहुत बाद मिले? जल्द से जल्द मिले दोस्तों, जिसके लिए हम राउंड रॉबिन अप्रोच का यूज करते हैं कई बार, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? राउंड रॉबिन का। राउंड रॉबिन अप्रोच हमको गारंटी करती है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम सुधरेगा। अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या था कि कोई प्रोसेस सिस्टम में कितनी देर तक रहती दोस्तों, वो चीज क्या थी? टर्न अराउंड टाइम, है ना। कोई प्रोसेस ने सिस्टम में जितना समय गुजारा है ओवरऑल, वो क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम। मतलब प्रोसेस जब एंटर हुई, वहां से लेके उसके एग्जिट होने तक का जो टाइम होता है दोस्तों, वो टाइम ड्यूरेशन क्या कहलाता था? टर्न अराउंड टाइम, या बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टाइम हम निगलेक्ट कर देते थे दोस्तों थ्योरी पढ़ने में, है ना। तो कोई प्रोसेस जब सिस्टम के अंदर थी, तो या तो वो रेडी स्टेट में वेट करती रही होगी सीपीयू के लिए, या तो फिर वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हुई होगी दोस्तों। हम क्या चाहते हैं दोस्तों, कोई प्रोसेस सिस्टम में लंबे समय तक पड़ी रहे कि कम समय तक? कम समय तक। अब जैसे आप कोचिंग क्लास में पढ़ने आते हो, तो आप क्या चाहते हो कि सर आपको पढ़ाते रहे, सिलेबस कभी पूरा ना हो, ऐसा कि सिलेबस जल्दी अच्छे से पढ़ के खत्म हो जाए, जल्दी अच्छे से पढ़ के खत्म हो जाए। तो जैसे आप चाहते हैं सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तो वैसे कोई प्रोसेस क्या चाहती है कि उसे सिस्टम में बहुत देर तक पड़ा रहना पड़े कि जल्दी एग्जीक्यूट होकर बाहर चली जाए, जल्दी एग्जीक्यूट होकर बाहर चली जाए। तो टर्न अराउंड टाइम में वही होता है दोस्तों, कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर हुई, उसने वेट करा सीपीयू के लिए, और सीपीयू के लिए वेट कम करना पड़े और बस टाइम उसको मिल जाए, और वो एग्जीक्यूट होकर सिस्टम के बाहर चली जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या? बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम जितना कम होगा उतना अच्छा हो, बस टाइम तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते, जितना टाइम उसको चाहिए उतना तो लगेगा।
वो सिस्टम पे जल्द से जल्द एग्जीक्यूट होके बाहर चली जाए दोस्तों। तो टर्न अराउंड टाइम भी हम क्या करना चाहते हैं, कम, के कोई प्रोसेस सिस्टम में कम से कम समय रहे उतना अच्छा। तो याद रखिए दोस्तों, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, कम, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट क्या होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा, मतलब सीपीयू का यूज ज्यादा से ज्यादा कर पाए, नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट ऑफ टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए। ये एक प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा जो हमको ये फीचर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमको इन फीचर्स को प्रोवाइड करेगी वो हमारे लिए अच्छी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों आज हम लोगों ने वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस और सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को डिस्कस कर लिया दोस्तों। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चीज क्या पढ़ने वाले हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड्स। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम कुछ टाइम्स का यूज करने वाले थे, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये टर्म्स आने वाली थी दोस्तों, एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम। तो वहां पे आप कंफ्यूज होते, उससे अच्छा मैंने सोचा कि पूरा एक बार एक लेक्चर भले एक्स्ट्रा बन जाए पर आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम की तैयारी करते ना दोस्तों, जैसे कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आपके एमपीपीएससी के सीसेट में जो कंप्यूटर का जनरल नॉलेज आता है दोस्तों, वहां पे आपको इन डिटेल में ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल नहीं आएंगे दोस्तों, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकालने के, रिस्पॉन्स टाइम निकालने के। पर मैंने क्यों पढ़ा दिया, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे और आपको सीपीयू शेड्यूलिंग पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपको इसका अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, वो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड्स के बारे में। ठीक है, अलग अलग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, इन अलग अलग शेड्यूलिंग्स को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो इस लेक्चर को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे थे दोस्तों, पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे जाके नोटिफिकेशंस में जाके उसको ऑल कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।